अध्याय 4 लेन देन का बदलता स्वरूप। जैसे ही सुबह के 4 बजे घड़ी में अलार्म बजना शुरू हो गया। अलार्म की आवाज़ सुनते ही अभिषेक जग गया। उसने अपनी छोटी बहन अंकिता को उठाया। घर के बाकी लोग भी उठ गए। अभिषेक और अंकिता दोनों बहुत खुश थे। कई साल बाद वे अपने गांव चकड़ी जा रहे थे, जो सिवान जिले में है। जहां पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। सभी काफ़ी थक गए थे। अभिषेक और अंकिता जल्दी ही खा पीकर सो गए। सुबह अंकिता की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी दादी एक महिला से दही ले रही थी। दही लेने के बाद उन्होंने उस महिला को 2 किलो गेहूं दे दिया। यह देखकर उसे काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि अभी तक उसने पैसों से ही सामान खरीदते देखा था। सुबह 10 के आसपास जब अभिषेक घर के बरामदे में बैठकर पढ़ रहा था, तभी उसका ध्यान भोंपू की आवाज़ पर गया। पास जाकर उसने देखा कि एक साइकिल पर कोई आदमी आइसक्रीम बेच रहा है। बच्चे उसे चारों तरफ से घेरे हुए हैं। किसी बच्चे के हाथ में गेहूं तो किसी किसी तो कोई मकई देकर आइसक्रीम ले रहा है। एक बच्चे को आइसक्रीम विक्रेता ने कहा कि 2 मुट्ठी गेहूं और लाओ, तब आइसक्रीम मिलेगी। अभिषेक ने देखा कि आइसक्रीम वाला बच्चों से लगभग 100 ग्राम गेहूं लेकर एक आइसक्रीम दे रहा है। अभिषेक दौड़कर घर के अंदर गया और एक डालिया में अंदाजे से 100 ग्राम गेहूं लेकर आइसक्रीम वाले को दे दिया। आइसक्रीम वाले ने उसे भी एक आइसक्रीम दे दी। कुछ देर बाद मूंगफली और सोनपापड़ी बेचने वाला आया। उससे अंकिता ने गेहूं के बदले कुछ मूंगफली और थोड़ी सोनपापड़ी खरीदा। अभिषेक और अंकिता को सामान खरीदने का यह तरीका काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वह यहाँ सामान खरीदने के लिए उसे किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी और अनाज लेने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। शाम को दोनों बच्चे अपने दादाजी के साथ उस दिन लगने वाले गांव के साप्ताहिक बाजार में गए। यहाँ दादाजी ने सबसे पहले उनके लिए कुछ जलेबियाँ खरीदी, फिर कुछ स्टील बर्तन और एक चादर खरीदकर घर लौट गए। यहाँ दादाजी ने सभी दुकानदारों से उनकी वस्तुओं के बदले पैसे दिए। घर लौटने पर अभिषेक ने दादाजी से कहा, दादाजी कितना अच्छा होता कि कोई सामान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत नहीं हो, सिर्फ कोई सामान देकर ही विक्रेता उसकी वस्तुएं खरीदी जा सकती है। मुझे यह काफ़ी अच्छा लगता है। और जब वस्तुओं के माध्यम से किसी वस्तु खरीद बिक्री हो जाती है, तो बाजार के से सामान खरीदने पर दुकानदारों को पैसे क्यों दिए जाते हैं? यह सुनकर दादाजी ने बताया कि बहुत पहले रुपये या सिक्के का चलन नहीं था। एक समय था जब मनुष्य अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति खेत से ही उपजाकर या इकट्ठा कर पूरा कर लेता था। शेष आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं की अदला बदली द्वारा करते थे। यदि लोहार खेती का कार्य के लिए कुदाल या हल बनाता, तो किसान कोई अनाज देकर उसे खरीद लेता था। उसी प्रकार मान लो कि लोहार को चमड़े की किसी वस्तु या चप्पल की आवश्यकता होती, तो वह चर्मकार से उस वस्तु को खरीद लेता। इसके बदले वह उसे लोहे का निर्मित कोई वस्तु या कहीं से प्राप्त अनाज देता था। अनाज की मात्रा या वस्तुओं की संख्या निर्धारण परंपरा पर आपसी बातचीत से तय होती थी। इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। लेकिन वस्तु विनिमय प्रणाली में कई कठिनाइयाँ थी। बाद में जब रुपयों का चलन शुरू हुआ, तो लेन देन, वस्तुओं की खरीद बिक्री तथा व्यापार में काफ़ी सहूलियत होने लगी। और इसी सहूलियत के लिए वस्तुओं की खरीद रुपयों के माध्यम से करना पसंद किया जाने लगा। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई। मुझे आम के बदले गेहूँ नहीं आलू चाहिए। मुझे आम चाहिए, इसके बदले मैं तुम्हें गेहूँ दूंगा। ऊपर के चित्र से स्पष्ट है कि यदि किसी के पास गेहूं है और उसके बदले वह आम चाहता है, तो उसे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी होगी जिसके पास आम हो और वह उसके बदले गेहूं चाहता हो। लेकिन सामान्यतः इस प्रकार के दोहरे संयोग का अभाव होता है। इस बर्तन का कितना कितना कपड़ा दोगे? 2 हाथ कपड़ा दूंगा। इस बर्तन के लिए मुझे दूसरे गांव में 4 हाथ कपड़ा मिल जाता है। दूसरे गांव में तो मुझे 1 हाथ कपड़े के बदले एक बर्तन मिलता है। पूरा 1 दिन लग जाता है एक बर्तन बनाने में। इसकी मिट्टी भी दूर से लानी पड़ती है। मुझे तो पूरा 1 दिन लग जाता है
एक हाथ का कपड़ा बनाने में। पिछले चित्र में आप देख रहे हैं कि एक मटका बेचने वाला और एक कपड़ा बेचने वाले के बीच बहस हो रही है। वस्तु विनिमय में अक्सर चीज़ों का मोल को लेकर खींचातानी होती है। आपस में मूल्य तय करना आसान नहीं है। यदि बहुत सी वस्तुओं के बीच लेन देन होता तो यह और भी कठिन हो जाता। पिछले साल तुमने एक बकरी के बदले 6 टोकरी अनाज दिया था। मेरे पास 3 टोकरी अनाज है। मुझे कुछ अनाज चाहिए, लेकिन 3 टोकरी अनाज तो केवल आधी बकरी के बराबर ही है। पर बकरी को तो आधा नहीं कर सकते। कुछ उपाय सोचते हैं। ऊपर के चित्र में आप देख रहे हैं, बकरी वाले को अपनी बकरी के बदले 6 टोकरी अनाज चाहिए, लेकिन अनाज वाले के पास 3 टोकरी अनाज है। ऐसी स्थिति में वह बकरी को आधा नहीं कर सकता है। इसी प्रकार यदि वह शेष 3 टोकरी अनाज किसी अन्य से लेता तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच अपनी बकरी का विभाजन नहीं कर सकता है। अर्थात वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विभाजन में कठिनाई हो सकती है। इसके अतिरिक्त वस्तु विनिमय प्रणाली में कुछ और कठिनाइयाँ हैं जिन्हें निम्न उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय अर्थात जमा करके रखने का काम केवल वस्तुओं के रूप में किया जाता है। वस्तुओं को अधिक दिनों तक संचय करने में सड़ने गलने का भय होता है। यदि संचय गाय, घोड़ा, बकरी, मुर्गा आदि के रूप में किया जाए तो उनकी बीमारी के कारण या सामान्य मृत्यु हो जा तो सारा संचित धन समाप्त हो जाएगा। अतः इस प्रणाली में संचय करना कठिन होता है। इसी प्रकार इस प्रणाली में संचित मूल्य या संपत्ति जो वस्तु के रूप में होती है को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। मान ले अविनाश का मकान सहरसा में है, जिसे बेचकर वो पटना जाकर बसना चाहता है। वस्तु प्रणाली के मकान का जो मूल्य है वो गाय, अनाज आदि के रूप में प्राप्त होगा तो उसे पटना ले जाना काफ़ी कठिन होगा। अर्थात इस प्रणाली में मूल्य के हस्तांतरण का भी अभाव होता है। मुद्रा से सहूलियत। जैसा कि आप जान चुके हैं कि वस्तु विनिमय प्रणाली अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ थी। उन कठिनाइयों के कारण व्यापार में भी दिक्कत आने लगी। धीरे धीरे यह समझ बनने लगी कि कोई ऐसा वस्तु होनी चाहिए जिसके बदले ज़रूरत की चीज़ें मिल जाए और उसकी वस्तु को लेने देने का माध्यम मान ले। भले ही उस वस्तु की ज़रूरत न हो, बावजूद इसके उसे लेने देने का माध्यम माना गया, इसलिए कोई उसे लेने से मना नहीं करेगा। इसी के बाद धीरे धीरे मुद्रा का चलन शुरू हुआ। मुद्रा के चलन में वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर करना शुरू कर दिया, लेकिन मुद्रा के माध्यम से होने लगा इसी के व्यापार की सुविधा होने लगी। क्या आप जानते हैं मुद्रा का प्रारंभिक स्वरूप वस्तु मुद्रा के रूप में था। प्राचीन काल आखेट युग में जब मनुष्य जानवरों के शिकार द्वारा जीवन यापन करता था, तब पशुओं का खाल या चमड़ा का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाता था। बाद में यह चारागाह युग में पशुओं का प्रयोग मुद्रा के रूप में किया जाने लगा। उसके बाद मनुष्य खेती करने लगा, अनाज का प्रयोग भी मुद्रा के रूप में किया जाने लगा था। उन्हें वस्तु मुद्रा कहा जाता था। इन्हें शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया रुपया। प्राचीन काल से आज तक की मुद्रा का स्वरूप निरंतर बदलता रहा है। वस्तु विनिमय के बाद सर्वप्रथम धातु मुद्रा का चलन शुरू हुआ। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, सोना, चांदी का प्रयोग किया जाता था, लेकिन वह धातु मुद्रा में भी कई कमी थी। यह भारी होता था। लेन देन के बीच हमेशा संदेह बना रहता था, क्योंकि इसका वजन और शुद्धता जांचना कठिन होता था। इसके बाद सिक्कों का चलन शुरू हुआ। भारत में सबसे पहले चांदी के सिक्के बने। भारत में कई अलग अलग राजा थे। हर राजा ने अपने राज्य के लिए सिक्के जारी करवाता था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे शेरशाह सूरी ने ऐसे ही एक चांदी का सिक्का चलाया, जिसे उसने रुपया नाम दिया। सिक्के के आने से हर बार वजन करना और शुद्धता जांचने की जरूरत नहीं रही। जब उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के समय मुद्रा के रूप में सोने की मोहरें, चांदी का रुपया तथा तांबे का बना दाम चलता था। सोने के मोहर और चांदी का रुपया। उस समय दक्षिण भारत में सोने के बने सिक्के, खून और पनम का चलन था। परंतु आज तो
आज तो सिक्के चलते हैं, वे एल्युमिनियम तथा निकल के बने होते हैं। इन सिक्कों की लागत इनके मूल्यों से कम होती है। एल्युमिनियम निकल से बने आधुनिक सिक्के, पत्र या कागजी मुद्रा, सिक्कों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में होने वाली परेशानी एवं सिक्कों को घिस घिस कर अपना फायदा बनाने की आदतों को देखते हुए कागज के नोट का चलन शुरू हुआ। इसे पत्र या कागजी मुद्रा कहा जाता है। भारत में कागज के नोट छपवाने तथा जारी करने का अधिकार सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। अभी हमारे देश में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये और 100 रुपये तथा 1000 रुपये के नोट भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 5 का, 10 का, 50 का, 100 का। लेन देन के माध्यम से सभी रूप में पैसा सभी द्वारा स्वीकार किया जाता है। पैसे द्वारा किसी भी वस्तु का मूल्य आसानी से तय किया जा सकता है। इसका संग्रह, संचय, बचत करना सुविधाजनक है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना आसान होता है। यह कैसे समझाइए। बाजार के एवं व्यापार के फैलने से के साथ मुद्रा के स्वरूप में बदलाव आते गया। मुद्रा के विकास के साथ साथ बाजार का विकास हुआ। एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं का व्यापार बढ़ने लगा। वस्तुओं को बेचने वाले विक्रेता, वस्तुओं की खरीदने वाले क्रेता की संख्या बढ़ी। फिर बाजार का स्वरूप बदला, खरीद बिक्री का रूप भी बदला। इसे आय की कहानी द्वारा समझा जा सकता है। रचित अपने मोहल्ले की दुकानों पर कॉपी, किताब, पेंसिल एवं रबर खरीदने के लिए जाता था। उसके सभी सामानों का मूल्य जोड़कर 50 रुपये होता है। रचित दुकानदार को 50 रुपये का नोट देता है। यहाँ रचित मुद्रा को देकर वस्तु खरीदता है। दुकानदार मुद्रा लेकर वस्तु, किताब, कॉपी और पेंसिल, रबर को बेचता है। दुकानदार को बिक्री से जो रुपये प्राप्त हुए उसका प्रयोग वो आगे दुकान की बिक्री के लिए सामान खरीदने के लिए करता है। आमदनी के कुछ रुपये वो अपनी तथा अपने परिवार की जरूरतों की वस्तुओं के लिए खरीदता है तथा कुछ रुपये वो भविष्य के लिए बचाकर रखता है। ऊपर आपने देखा कि मुद्रा से लेन देन की क्रिया, भुगतान करने की क्रिया तथा बचत करने की क्रिया संपन्न हुई। इसमें वस्तु के बदले कितनी कीमत चुकानी पड़ी यह भी निर्धारित किया गया। अर्थात यहाँ पर मुद्रा के समग्र कार्यों पर संपादन हुआ। जब मौद्रिक विनिमय प्रणाली का प्रचलन हो गया तब आमदनी या अर्जित रुपयों का संग्रह आसान हो गया। बाद में संग्रहित रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए बैंक की अवधारणा शुरू हुई। समय के साथ साथ आधुनिक युग में टेलीफोन, इंटरनेट अथवा संचार माध्यम का विकास हुआ। इससे बाजार में भौतिक रूप से परिवर्तन हुआ। टेलीफोन और इंटरनेट के माध्यम से ही वस्तुओं की खरीद बिक्री होने लगी। बैंक द्वारा भी इसके लिए कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बैंक अपने ग्राहकों को किसी वस्तु के बदले चेक द्वारा भुगतान की सुविधा प्रदान करता है। चेक का चित्र। इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में लेन देन अथवा खरीद बिक्री के लिए बैंक अपने ग्राहक को एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी करता है। इसे प्लास्टिक मुद्रा भी कहते हैं। इसके द्वारा कोई बिना पास में रुपया रखे बैंक जमा रुपये के आधार पर किसी वस्तु को खरीद सकता है। एटीएम मशीन।